क्योंकि वरलक्ष्मी व्रत था, इसीलिए सभी विवाहित महिलाएं व्रत कर रही थी। पूरा भक्तिमय समारोह था। पर शारदा का घर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। शारदा की बहुएं अनामिका और वाणी हमेशा छोटी छोटी बात पे लड़ती थी। उसकी बहुओं को इस तरह का व्रत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस घर में बस एक ही किचन था और वहाँ पे दोनों बहुएं हमेशा कुश्ती लड़ा करती थी। सासू माँ बहुत कोशिश करती थी इनको रोकने की। बहू अनामिका, आज वरलक्ष्मी पूजा है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर जाएंगे। बेटा वाणी, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे नहीं जाना। अगर आपको इतना ही जाना है तो अपनी छोटी प्यारी बहू को अपने साथ ले जाइए। हाय रे, तुम लोग हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? ऐसी ही रहोगी क्या? मैं तो मंदिर ले जाना चाहती हूँ अपनी बहुओं को। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखी है। सासू माँ, अगर मैं आपके साथ आ भी गई तो वो नहीं आएगी। उसको पैसे का बहुत अहंकार है। सुन लो, मेरे बारे में फालतू बातें मत करो। मैं नहीं सहूंगी। हाँ हाँ, क्या करोगी बताओ। वैसे ही चिपटा मुंह लेकर आ रही है ये मुझसे बात करने। मेरे पैसों से तुम्हें बहुत जलन है। तुम्हारी जिंदगी मेरी जूती की तरह है, इसीलिए तुम वैसे ही बात करती हो। अरे अरे अरे, बंद करो ये सब। तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? हम आपके साथ क्यों आए सासू माँ? आपको जाने में क्या दिक्कत है जो हमें जाना पड़े? देखो बेटा, घर में सबकी परेशानियाँ होती है, पर उसे बाहर दिखाना नहीं चाहिए। गांव वालों के सामने एक होके रहना चाहिए, तभी तो पूरे गांव के सामने हमारा सम्मान होगा। मेरे साथ मंदिर चलो बेटा, मैं तुम्हारे सामने विनती कर रही हूँ। चलो बेटा चलो। ठीक है सासू माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। सासू माँ, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। देख लिया ना सासू माँ, देख लीजिए आप, कौन आगे बढ़ के आता है लड़ाई करने के लिए। कंपटीशन करने की क्या जरूरत है मेरे साथ? दिल पे मत लो बेटा, जाओ तुम, जाओ जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं सासू माँ के साथ मंदिर जाने लगती है। सासू माँ के साथ दोनों बहुओं को देखकर सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य होते हैं, पर शारदा को मनी मन बड़ा गर्व होता है। देखा तुमने, हर कोई हमें कैसे देख रहा है। मुझे भी यही चाहिए कि लोग हमें देखकर मनी मन जले। देखा, पार्वती का मुंह लटक गया था। बहू, मैं ही तब से कुछ ना कुछ कह रही हूँ, तुम लोग क्यों कुछ नहीं कह रही हो? अब मैं क्या कहूँ सासू माँ, आपको छोड़ के तो हम अलग परिवार भी नहीं शुरू कर सकते, और कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, पर हमें अलग परिवार शुरू करना चाहिए। अरे अरे, ऐसी बातें मत करो बेटा। मेरी आखिरी सांस तक तुम लोग अलग मत हो। मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ, तुम लोग कुछ मत कहो। मैं तुम लोग से कुछ नहीं कहूँगी। मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रही है सासू माँ? तुम क्या बोलोगी अलग? तुम भी तो कोई ना कोई बम फोड़ोगी। मेरी जायदाद देखकर कुछ लोग बहुत जलते हैं सासू माँ। उन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता है, इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ अलग ही रहने का। मैंने ये बात अपने पति से कही है, वो तो जिद पकड़ के बैठे हैं, जो माँ कहेगी वही करूँगा। वाह, मेरे बेटे सच में मेरे शुभ चिंतक है। वो तो ठीक है, अब हम मंदिर आ गए हैं, चलो भगवान को नमन करो। शारदा वहाँ मंदिर में भगवान की पूजा करती है और फिर बहुओं के साथ वो घर लौटने लगती है। उस दौरान फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सासू माँ, मैं आपका पसंदीदा बैगन बनाऊंगी आज, आप खाएंगी ना? अरे वाह, क्यों नहीं खाऊंगी बेटा, जरूर खाऊंगी मैं। सासू माँ, आपको पूरियाँ बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं आपके लिए पूरियाँ बनाऊंगी। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख लिया ना सासू माँ, वो चाहती ही नहीं है कि मैं आपको कुछ बना के खिलाऊं। तेवर देख रही हैं आप? लड़ाई मत करो बेटा, दोनों का पकाया हुआ चीज मैं खा लूंगी। ऐसे लड़ोगे तो पड़ोसियाँ देख के हम पे हंसेंगे। आज तो त्योहार है, कम से कम आज मत लड़ो। मैं नहीं रह सकती, उसे कह दीजिए अच्छे से कि वो इस तरह से मेरे पीछे ना लगे। दोनों बहुओं के बीच में फंस के शारदा को सर दर्द होने लगता है। 10 मिनट के अंदर दोनों बहुएं शारदा के लिए खाना पका के तैयार कर लेती है। शारदा उसे खाती है, लेकिन जैसे ही खाती है शारदा का पेट गुड़गुड़ करना शुरू हो जाता है। शारदा भाग के बाथरूम की तरफ जाती है। ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, तुमने ही पूरी बनाई थी सासू माँ के लिए। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारा वो बैगन भरवा खा के आज सासू माँ की ये हालत हुई है। मैं सासू माँ के लिए सूप बना देती हूँ, वो पीने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। क्या दोगी तुम? उन्हें तो मैं हर्बल जूस दूंगी,
वो पी के सासू माँ ठीक हो जाएगी। फिर से दोनों बहुएं लड़ने लगती है। दोनों बहुओं के बीच लड़ाई का कारण वो किचन ही था, इसलिए शारदा फैसला लेती है दोनों बहुओं का किचन वो अलग अलग कर देगी। अब देखो बेटा, तुम दोनों में लड़ाई ना हो, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। मैं 2 किचन बना दूंगी ताकि तुम दोनों अलग अलग किचन में अलग अलग खाना पका सको। फिर तुम दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही कीजिए सासू माँ, कम से कम ये बेवकूफ तो निकलेगी। इसके साथ काम करना मुझे बहुत मुश्किल होता है। मैं भी इस गंदी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। आप बंटवारा कर ही दीजिए। दोनों बहुओं के सहमति के साथ शारदा दोनों बहुओं के लिए किचन अब अलग अलग कर देती है। एक दिन अनामिका जब खाना पका रही थी किचन में, उसे गिरने की आवाज आई। वानी नीचे गिर गई और उसे फिट्स आने लगे। वानी को देखकर अनामिका भागकर उसके पास जाती है, चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में दे देती है। वानी जब थोड़ी ठीक होती है, उसे अच्छे से अपने कमरे में सुला देती है। वानी को दौरे पड़े ये बात सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वानी के नींद से जागने से पहले ही शारदा किचन में जाती है खाना पकाने। क्या सासू माँ, आप खाना बना रही हैं? दीदी कहाँ है? अरे बेटा, पूरी रात वो तुम्हारा देखभाल की है। तुम्हें फिट्स आ रहे थे ना, वो बहुत परेशान थी। हमेशा वो तुमसे लड़ती है। भले ही वो इतना गुस्सा करे, पर उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। ये बात कल ही पता चली, इसीलिए मैं आ गई खाना पकाने के लिए। मैं कर देती हूँ, आप दीदी का ख्याल रखिए माँ। फिर वानी गर्मा गर्म कॉफी बना के अनामिका के लिए ले जाती है। अनामिका भी मुस्कुराते हुए उसे पीती है। कॉफी बहुत ही अच्छी थी वानी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाती हो। आपके पकवान भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं दीदी, मैंने कई दफे चोरी करके खाया। वाह वाह, अब मेरे सपने सच हो गए। मैं अपने बहुओं को ऐसे ही देखना चाहती थी। ये असल खुशी है। शारदा की ये बात सुन के दोनों बहुएं हंसने लगती है। फिर दोनों बहुएं एक साथ मिलजुल के अच्छे से जीवन बिताने लगती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामपुर गांव में रविंद्र और वानी एक दंपति रहते थे। उनकी बेटी का नाम अनामिका। उस गांव में उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा संस्कारी लड़की और कोई नहीं थी। बहुत ही समझदार, संजीदा, सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। रविंद्र को भी अपनी बेटी के लिए बहुत गर्व होता था। क्योंकि वो एक गांव था, इसीलिए पेड़ पौधे, जानवर, खेत, इन सभी चीजों से उसका बहुत अलग लगाव था। वो बहुत खुश होती थी। तभी एक दिन पिता रविंद्र कहते हैं, वानी, वानी, जरा पानी ले आना। क्या जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऊपर से बहुत हड़बड़ी में है। ऐसी क्या बात हो गई? हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो मेरा दोस्त प्रसाद है ना, उसकी पत्नी शारदा बहुत अच्छे से बात करती है। उसका बेटा रमेश अच्छा व्यापारी है। उन्हें हमारी बेटी पसंद है। अच्छा रिश्ता है, शादी हो गई तो बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। वो तो अमीर घर के हैं और हम ठहरे गांव वाले। क्या उन्हें ये शादी मंजूर है? उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके घर जाऊंगा। फिर वहाँ जाने के बाद शादी के बारे में पूछूंगा। बहुत पहले शारदा हमारे गांव आई थी तो अनामिका को मंदिर में देखा था। उसका संस्कार, रीति रिवाज देखकर उसने फैसला लिया था तभी कि बेटे से शादी कराएगी। वो तो अमीर ठहरे, क्या हम उनको उतना दहेज और उपहार दे पाएंगे? अरे चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि दहेज उपहार कुछ नहीं चाहिए। कहा कि बेटी सोने जैसी है, बस घर पे आ जाए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है, उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। एक बार लेकिन हमें उससे भी पूछ लेना अच्छा होगा। बचपन में जब वो छोटे थे तो रमेश और हमारी बेटी खेला करते थे। अगर हम उससे पूछे तो ना नहीं कहेगी। फिर भी एक बार राय जानना तो जरूरी है। ठीक है जी, आज मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। ये कहकर रविंद्र घर से बाहर चले जाते हैं। अनामिका दोपहर का भोजन के लिए बैठती है। बेटा, मैंने लड्डू बनाया है तुम्हारे पसंदीदा, खाओ। वाह माँ, तुमने लड्डू बनाया? फिर तो मैं आज 5 लड्डू खाऊंगी। ठीक है बेटा, जितने लड्डू खाना है तुम खाओ। अरे वाह, क्या बात है माँ, आज तुम कुछ कह नहीं रही हो। एक से ज्यादा लड्डू खाने से मना नहीं कर रही हो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, जल्दी से बताओ माँ।
जैसे ही अनामिका मन लगा के लड्डू खाने लगी, वैसे ही वाणी ने वो बात छेड़ी। तुम्हारी शादी तय की है बेटा, अच्छा रिश्ता है। तुम जब छोटी थी तो रमेश के साथ खेला करती थी, याद है तुम्हें? वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। बहुत धनी परिवार है, उस घर में बहू बन के जाओगी तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। इस रिश्ते के लिए अनुमति दे दो बेटा। पिताजी ने क्या कहा माँ? तुम्हारे पिताजी ने ही शादी तय की है। वैसे भी प्रसाद तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे। तुम्हारे पिता उस लड़के को बचपन से ही अच्छे से जानते हैं। उन्हीं को लगा इससे शादी होने से तुम्हारा जिंदगी सुखी होगा। अब बताओ बेटा, तुम्हारे मन में क्या है? पिताजी की इच्छा मेरी इच्छा है। अब तक मैंने पिताजी के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, इसीलिए जिससे वो कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे मंजूर है। शादी के लिए अनामिका की मंजूरी मिलते ही रविंद्र अनामिका और रमेश की बड़े धूमधाम से शादी कराते हैं। शहर जाते ही अनामिका को वहाँ का माहौल बहुत नया लगने लगा। सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद अनामिका के साथ बहुत प्यार से पेश आए। रमेश अपनी पत्नी की खूबसूरती और अच्छे स्वभाव को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे बहू सुनो, सड़क पे मत चली जाना, मेरी बहू पे बुरी नजर लग जाएगी। ठीक है सासू माँ, नहीं जाऊंगी। क्या माँ, अब सारा प्यार बस बहू के लिए? अपने बेटे को तुम भूल गई हो। अरे मजाक मत करो। चाहे तुम कितने प्यार से क्यों ना बात कर लो, बहू मेरे तरफ ही है, मुझे पता है। अच्छा है, कम से कम तुम्हें ऐसा तो लग रहा है। बेटा, बेचारे पिताजी। जब शारदा और प्रसाद बातें कर रहे थे, तभी गली में एक गाय आती है। गाय को देख के अनामिका बहुत खुश होती है। गांव में जब भी कोई गाय आती थी तो वो खुशी के मारे उस पे कूद के चढ़ के बैठ जाती थी। यहाँ पे उसने आसपास कौन है इसकी परवाह ही नहीं की और जाके कूद के गाय पे बैठ गई। बहू की हरकतें देखकर शारदा और प्रसाद के तो मुंह खुले के खुले ही रह गए। बेटा अनामिका, उतरो वहाँ से, जल्दी उतरो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बेइज्जती होगी। जल्दी उतरो। अनामिका, हमारी बेइज्जती मत कराओ, जल्दी उतरो वहाँ से। मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? बहू को जल्दी बोलो वहाँ से उतरने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, मुझे क्या पता था बहू ऐसा करेगी। इसने तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शारदा और प्रसाद के चिल्लाने की वजह से अनामिका गाय के ऊपर से नीचे उतर आती है। तभी गाय गोबर देती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद को घिन लगती है, लेकिन अनामिका उसे उठा के ले आती है और घर के सामने छिड़क देती है। ये देखकर रमेश उल्टी कर देता है। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे गोबर छिड़कोगी तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। शहर में ये सब कोई नहीं करता। ये सब देखकर तो लोग हम पर हंस रहे हैं। जाओ जल्दी से जाके अपना हाथ धोकर आओ भी। ऐसा नहीं है सासू माँ, गाँव में सभी लोग अपने घर के सामने ऐसा ही करते हैं। ये कितना अच्छा है, आपको नहीं पता सासू माँ? बाप रे बाप, जाओ तुम जाओ। ऐसा कह के शारदा अपनी बहू को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। बहू के पागलपन की वजह से शारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। जल्दी से वो वाणी और रविंद्र को गांव से बुलाते हैं। अनामिका के इस हरकत की वजह से रविंद्र आके माफी मांगे। ये शहर है, गांव वाली हरकतें यहाँ पे नहीं चलेगी। उसे इस बात को अच्छे से समझा दीजिए और कहिए शहरों की चाल चले। ठीक है दीदी, मेरी बेटी बहुत सीधी है। उसे कुछ भी नहीं पता, उसका दिल बहुत अच्छा है। उसके इरादे गलत नहीं थे, पर मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। उस रात वाणी अपनी बेटी से बात करती है। रविंद्र भी वहाँ थे उससे बात करने के लिए। देखो बेटा, ये गांव नहीं शहर है। तुम अपने मर्जी के तरह नहीं चल सकती। यहाँ सास ससुर के हिसाब से चलना पड़ेगा, समझी? हमारे घर में तुम्हारी अलग तारीफ होती थी, पर यहाँ पे जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तभी सम्मान बढ़ेगा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पता है, वो ऐसा ही करेगी जिससे किसी का सम्मान ना जाए। ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। रविंद्र और वाणी ने अपनी बेटी को एक एक बात अच्छे से समझाई। तब से अनामिका भी अपने ससुराल में बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे से रहने लगी। रमेश और शारदा ने अनामिका को अपने स्टेटस के मुताबिक उसकी चाल ढाल बदल दी। उस घर में अनामिका बिना किसी चिंता के आराम से रहने लगती है, पर अनामिका के दिल से गांव की यादें कभी नहीं मिटती।